गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था तौलिया, तो उसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें अपन ने पढ़ा कि वसंत और मधु दोनों के आपस में विचारों में अंतर है। मधु भी सफाई पसंद औरत है और बसंत भी, लेकिन दोनों के विचारों में इस तरह अंतर है कि जो मधु है वो एक तड़क भड़क वाली औरत है। मतलब तड़क भड़क से मतलब है कि उसको दिखावा ज़्यादा पसंद है। हर एक चीज़ की अपनी अलग जगह होनी चाहिए, अलग व्यवस्था होनी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, हर एक काम के लिए। और वसंत जो है वो ये मानता है कि सफाई जिसे हम अंतर में शामिल कर सके, यानी हमारे स्वभाव में शामिल कर सके। किस तरीके से कि ज़रूरी नहीं है हम जिस चीज़ से घृणा न करें वो हमें पसंद भी हो। हर चीज़ से हम घृणा करें ये ज़रूरी नहीं है ना। और घृणा करने का मतलब ये है कि उसको हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होना। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हों, लेकिन फिर भी हमें उसको काम में लेना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, उस चीज़ को शामिल करना पड़ता है। तो वही हमें यहाँ बताया गया है कि घृणा और पसंद में अंतर क्या है। किसी चीज़ से हम घृणा करें, जरूरी नहीं है कि हम उससे घृणा न करें। हर एक चीज़ की घृणा के लिए ही नहीं है, लेकिन वो हमारी पसंद हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन दोनों में इस चीज़ के लिए विचारों में अंतर है। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया कि अचानक से उसके कॉल आता है और उसे एक बाहर जाना पड़ता है। फिर पर्दा गिर जाता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। वही कमरा है, सामान भी वही है, सिर्फ अंतर इतना है कि जहाँ मेज़ थी वहाँ एक पलंग बिछा हुआ है और टेलीफोन उसके सिराने पर तिपाही पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया और श्रृंगार मेज अपनी कुर्सी के दाएं कोने में सरक गई, यानी कमरे का जो हुलिया है वो चेंज हो गया। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अनमैसक सी आधी लेटी आधी बैठी सी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की तरफ देखती रहती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करने से मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। ठीक है। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधे पर खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला उसे सुन नहीं पाती और मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आ जाती है। मंगला, बीबी जी ये आप उदास उदास क्यों हैं? मधु लेटे लेटे, मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मधु, मंगला उसको उत्तर देती है कि आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। मधु, यूं ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला, कोई पत्र आया बाबूजी का? यानी वो बाहर गया हुआ है ना बसंत, अपन ने पढ़ा था उसके कोई फ़ोन आ जाता है और वो बाहर चले जाता है। मधु, आया था, शायद आजकल में आ जाए। मंगला, तो फिर? मधु, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। इतने में दरवाजे पर आवाज़ आती है। मधु जरा उठकर, कौन है? सूरो, दरवाज़ा तो खोलो। मधु, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है और सूरो और चिंती अंदर आती है। मधु, अरे सूरो चिंती तुम यहाँ कैसे? सूरो, आज ही सवेरे यहाँ उतरी हैं। चिंती, माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चले। मधु, ठहरी कहाँ हो? मधु, चिंती, कनॉट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आओ, तो मतलब वो उनके यहाँ रुकी हुई है। मधु, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा? इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। शुरू, सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई हैं। माताजी कहती थी कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार देखने जाएं। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। मधु, इतने में वो हंसने लगती है। सूरो और चिंती उसकी 2 फ्रेंड्स हैं। सूरो, और फिर 2 घंटे मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में। मधु, लेकिन पता तो मेरा। चिंती, सूरो बहन भूल गई, उन्होंने तांगे वाले को भैरव मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, भैरव मंदिर? मतलब उसके घर का वो एड्रेस भूल गई और काफ़ी देर तक इधर उधर घूमती रही। चिंती, और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी गिरजे के पास। मधु, गिरजे के पास? जोर से फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। चिंती, अपनी बात को कहते हुए तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान जी का था। फिर नई दिल्ली वापस आई।
और फिर वो दोनों हंसती है। सुरो, और तब पता चला कि हम लोग यूं ही परेशान हो रहे हैं, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु, तुम लोग भी, मैं कहती हूँ ना। इतने में फिर वो सारी अपनी बातों पर हंसने लग जाती है। सुरो, अरे इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो जन्म से ही सीढ़ी मतलब कम हंसने वाली, कम बोलने वाली। चिंती, भाई साहब ने सिखा दिया होगा इतने जोर से कहे लगाना। कहाँ है वे? मतलब वो मधु को कह रही है, क्योंकि मधु कम हंसना कम बोलना यूँ पसंद करती है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि ज़्यादा हंसने और बोलने वाले लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो स्वभाव से ही ऐसी थी। चिंती, मधु बोलती है, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से, वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया, शायद आजकल में आ जाएं। चिंती, अच्छे तो हैं मधु, अच्छे हैं, मौज में हैं। वो उनके लिए बातें कर रही है, उनके बसंत के लिए। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर, नौकरानी को आवाज़ देती। मंगला मंगला। सुरो और चिंती दोनों कुर्सियों पर बैठने लगती है। मधु, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ अंदर, पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। सुरो, लेकिन मेरे पाँव, और मैं इन्हें धो भी नहीं सकती। मधु, अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? जुराबें तो पहन रखी है तुमने। चिंती, पर तुम्हारा बिस्तर। मधु, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर, ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला, वो आती है नौकरानी, उसकी आवाज़ सुनकर आपने आवाज़ दी थी बीबी जी। मधु, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है और तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर बैठ जाती है, बिस्तर पर बैठ जाती है। सुरो, पुष्पा दीदी की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? चिंती, वह लम्स लम्मा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा दीदी मोटी मुट्टल्लों से कैसे प्रेम हुआ। मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनुष्यत बरसती है और मालूम होता है जैसे वो अपनी बचपन की सहेलियों की बातें कर रही है। चिंती, वर्षों स्नानघर का मुंह नहीं देखा होगा उसने, ऐसा वो लगता है। अब देखो अपन ने यहाँ तक पढ़ा, इसमें अपन को समझ में आया कि जैसे वसंत उसको कहता है कि हम पहले मित्र थे और सारे एक साथ एक लिहाफ में बैठते थे, लेकिन मधु इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब अपन ने जो पार्ट पढ़ा है, अपन ने उसमें देखा कि वो अपनी फ्रेंड्स को कह देती है कि वो भी अंदर आ जाएं बिना पाँव धोए, वरना मधु अपने स्वभाव में इन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी कि पाँव धोए बिना बिस्तर पर चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए, पाँव हमें पहले धो के आने चाहिए, एक रजाई में एक लिहाफ में हम अलग अलग सब एक साथ नहीं बैठ सकते, ये चीज़ें उसके स्वभाव में शामिल थी। लेकिन अभी जो पार्ट हमने पढ़ा है, हमने उसमें देखा कि उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया है। तो यही हम चीज़ इसमें देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज भी सफाई पसंद नहीं करती है, लेकिन हमें सफाई का दिखावा नहीं करना होता है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सब हंसने लग जाती है। इतने में मंगला है वो चाय की ट्रे लेकर आती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु, वहाँ मेज़ पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दे दो। वह तिपाही सरकाकर इस पर बिस्कुट रख देती है। सुरो आश्चर्य से, मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में चाय का आ गया मजा। चिंती, उठने का प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। चिंती, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले, क्योंकि उसमें आज स्वभाव में अंतर आ गया। सब सिद्धांत बदल डाले। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती हैं और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती, यानी खाना भी खाती हैं। सुरो, कहाँ तो यह यहाँ की पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती थी, और कहाँ यह है। मधु, अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ़ में? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम बिस्तर से उठकर वो जाए और बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए। लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। फिर सब चाय पीने लग जाते हैं। सुरो, मैं पूछती हूँ, चाय बिस्तर पर गिर जाए तो? मधु, तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है। और फिर किस दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से हम अपने रोज के सुख और आराम को छोड़ दें। सही है ना? अचानक से कोई घटना पेश है, हाँ, सावधान हमें हमेशा रहना चाहिए। सावधानी हटने पर ही दुर्घटनाएं घटती है, सावधानी तो हमें बरतनी चाहिए। सुख, सुरो कहती है, सुख आराम, तुम बिस्तर पर चाय पीने का ही बहुत बड़ा सुख समझती हो। चिंती, और फिर सभ्यता संस्कृति? मधु, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ने जाने वाले पर्दों का नाम ही संस्कृति है।
सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत होगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे। सुरो, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना सुख, इतना सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? मधु, नहीं, बर्बर बनने की जरूरत है। क्या जरूरत है? मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? मध्यम का मार्ग क्यों न अपनाए? न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे और न इतना बंधे कि सनकी। महात्मा बुद्ध ने कहा था। सुरो, महात्मा बुद्ध, तुम्हें क्या हो गया? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाह रही हो। चिंती, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम नहीं देंगे और कल के परसों। बर्नार्ड शाह। मधु, बर्नार्ड शाह हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी हो? मंगला, चाय का एक एक प्याला और बनाओ। तो अब अपन ने यहाँ तक पढ़ा कि उसने भी अपने विचारों में जो सनक थी उस सनक को हटा दिया है। यानी वो भी ये समझ गई कि हमें हर चीज़ से घृणा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम किसी से घृणा नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी पसंद बन गया हो। घृणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ से हमें आमना सामना करना पड़ता है, तो हम किस किस चीज़ से घृणा करेंगे। और घृणा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारी पसंद में शामिल है। घृणा रात दिन के जीवन में हमें हज़ारों चीज़ों से, हज़ारों आदमियों से, हज़ारों कामों से काम पड़ता रहता है, तो क्या हम वहाँ घृणा कर सकते हैं? जीवन सामंजस्य से बैठता है, सामंजस्य से ही जीवन चलता है, तो हमें सामंजस्य उसके साथ करना पड़ता है। और करना पड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी पसंद बन जाता है, हम उसे कभी पसंद नहीं बना सकते। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। चिंती, बस वही, अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई, यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। मधु, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। सुरो, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आधे घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते ही 2 घंटे लग गए। आते आते ही 2 घंटे लग गए। चिंती, स्नान घर किधर है? हम वहीं हाथ धोआते हैं। मधु, अरे क्या धोओगी इस सर्दी में हाथ? सुरो, नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो। मंगला, इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम? अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती है और मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सुरो, गीले हाथ वापस लिए। तौलिया कहाँ है? तौलिया नहीं दे गई मंगला। अच्छा, वह ले लो जो खुटी पर टंगा है। सुरो, मधु, तुम भली बात ही जानती हो। मधु, मंगला, इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पोंछती है। मधु, वो दोनों हाथ पोंछ लेती है। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठ जाती। चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पोंछकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना है। सुरो, हाँ हाँ अवश्य आएंगी। अब उठने का तकल्लुफ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में। दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला, ये कौन थी बीबी जी? मधु, मेरी सहेलियाँ थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी हम साथ साथ ही रहती थी। मंगला, जी बीबी जी। मधु, वो उससे कहती है कि मंगला, जरा मेरी ओर देखकर बताओ तो क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है। मधु, मेरी सहेलियाँ कहती है मैं बदल गई हूँ, पड़ोसी ने भी कहती है। मेरी ओर जरा देखकर बताओ तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? मंगला, मैं तो 8 पहर आपके पास ही रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ? मधु अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या मैं बदल सकती हूँ? इनमें घृणा की। अब वो अपनी बात बता रही है कि जहाँ जिस चीज़ को मैं घृणा समझती थी, मैंने अपनी उस पसंद से उसको शामिल नहीं किया। यानी अब मैं किसी चीज़ से घृणा नहीं करती हूँ, क्योंकि घृणा नहीं करनी चाहिए। झलक तो नहीं है? मंगला, घृणा? मधु, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं? मंगला, बनावट और तकल्लुफ कैसा? मधु, तकल्लुफ और बनावट, नफरत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला, क्या कह रही हैं बीबी जी? बाबूजी तो? मधु, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा।
इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। मंगला, एक पत्र भी नहीं लिखा। लेकिन मधु, मैं कुशल हूँ, अपनी कुशलता का पता देना। या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए मैं चला आऊँगा। इन्हें तुम पत्र लिखना कहती हो? वे मुझसे नाराज हैं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। यहाँ हमें इसी चीज़ को समझना है। मंगला, मंगला, घृणा, घृणा। मधु, यदि मैं बचपन में ही ऐसे वातावरण में पली बड़ी हूँ, बचपन से ही वो ऐसे ही वातावरण में पली हुई थी कि जहाँ सफाई को एक सनक की तरह शामिल किया जाता था, तो यदि मैं बचपन से ही ऐसे वातावरण से पली बड़ी हूँ जहाँ सफाई और सलीके को बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा दोष क्या है? लगभग वे सफाई और व्यवस्था मेरी इच्छा और मेरी घृणा। मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ कि इन सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ों को मैं तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। और जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से उसने उसी चीज़ को देखा है जहाँ चारों तरफ का माहौल, जो उसके आसपास का वातावरण था वो इसी तरीके का था, तो वो उसका स्वभाव भी उसी तरीके से हो गया। पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से मैं छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रही हैं बीबी जी? मधु, वे समझते हैं मैं उनसे और उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। और फिर वो रोने लगती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला। दरवाज़ा अचानक खुलता है और वसंत प्रवेश करता है। वो आ जाता है। वसंत, हेलो मृदु, हेलो मधु, क्या हालचाल है जनाब के? मंगला, मंगला, तांगे से सामान उतराओ और जेब से पैसे निकालते हुए, ये हेलो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। अचानक से वसंत आ जाता है। वसंत फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई क्या हालचाल है? यह सूरत कैसी रोनी सी बना रखी है, क्या कुछ खराब तबीयत है? मधु पलंग से उतर आई और हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। वसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, सेहत सबसे पहले होती है। सेहत दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी ये सफाई और सुघड़ता, ये नजाकतें इतना काम नहीं देंगी जितना सेहत देंगी। यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वसंत और मधु के विचारों में क्या अंतर था। वसंत ये मानता था कि शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, अंतर से अगर हम सुदृढ़ हैं तो हमें छोटी मोटी किसी प्रकार की कोई बीमारियां या इन्फेक्शन नहीं होंगी, हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए, सेहत सबसे पहले होती है। और मधु जो सफाई पसंद थी वो भी, लेकिन वो क्या मानती थी कि स्वभाव में उसके सनक थी। वो ये मानती थी कि साफ़ सुथरा, हमें बाहर का माहौल साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, अंदर से हम कैसे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें बाहरी वातावरण साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यही इन दोनों के स्वभाव में अंतर था। यदि यही ठीक नहीं रहती है तो सब किस काम के? अगर ठीक है तो फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता हुआ और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो, अरे यह काया पलट कैसी, यह पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और यह ट्रे और प्याले? मधु, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट न हो। मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिराने रखा है। वसंत, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मधु, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। उसको आश्चर्य होता है और वो आश्चर्य से बोलता है, सच में? मधु उसकी प्रशंसा को देखते हुए वो बोलती है, और हमने चाय भी यहीं पी है। वसंत एकदम प्रसन्न होकर, अरे वाह, मैं कहता हूँ तुम तो जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क बड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। देखो ये आपके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो भेद है वो बाह्य तड़क बड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यही हमें इस चैप्टर में सीखने को मिल रहा है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेजिस्टेंस कायम रहेगी। मधु, चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिए, अपने नरम नरम बिस्तर पर बैठकर। वसंत उल्लास से, अरे वाह, अब इस बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। मधु, अब तो आप नाराज नहीं हैं। वसंत, नाराज? मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वसंत, गुस्सा? मधु,
2 महीने से आपने ठीक ढंग से एक पत्र भी नहीं लिखा। वसंत, पर मैंने मधु पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते हैं। वसंत, तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। पगली, तुमसे भी कभी कोई नाराज हो सकता है। वो हंसते हुए उस बात को टालना चाहता है और वो ऐसे बोलता है। मधु, पर 2 पंक्तियाँ। वसंत, 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। मधु, अच्छा, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। वसंत, मैं कहता हूँ तुम कितनी और कितनी अच्छी हो। मधु, अच्छा चलिए पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए। वसंत, यह तुमने फिर कपड़े बदलने की पख लगा दी। मधु, क्यों, कपड़े नहीं बदलिएगा? 1 रात और 1 दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, इतने में चाय तैयार होती है, क्योंकि उसके जो स्वभाव में शामिल है वो चीज़ तो वो रखेगी। बसंत को वो बाथरूम की तरफ भेज देती है और मंगला से कहती है, मंगला, जी बीबी जी। मधु, सामान रखवा दिया या नहीं? मंगला, रखवा दिया जी बीबी जी। मधु, ये ट्रे और प्यालियाँ उठाओ, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी, उधर हाथ मुंह धोने से पहले मैं पानी रखती हूँ। इतने में वह पानी फेंककर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे उठाकर जाती है और चमचा गिर जाता है। मधु, ये चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने। 20 बार कहा है चमचा न गिराया कर फर्श पर, चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। वसंत, अरे भाई साबुन कहाँ है? मधु, वहीं तख्ती पर पड़ा है। वसंत, और तौलिया? मधु, हाथ मुंह धोआइए, इधर कमरे में सूखा नया तौलिया लेकर पहुँच लीजिए। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्याली धो डाल, मैं चाय का पानी रखती हूँ। रसोई में दरवाजे पर चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है। फिर बसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते की आस्तीन चढ़ाते हुए गुनगुनाता हुआ आता है। हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले। वो अपने मुंह में कोई हंसता वसा गाना गुनगुनाता हुआ आता है और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर रखे उस तौलिए से हाथ मुंह पोंछने लगता है जिससे सूरो और चिंती हाथ मुंह पहुँच कर गई थी। मधु, ये केतली कैसे बना रखी है मंगला तूने? इस पर तो मणो मेल जमा हुआ है, तुझे कभी बर्तन साफ करने नहीं आएंगे। कितनी बार कहा है कि सफाई। और इतने में वो देखती है कि वसंत उस तौलिए से मुंह पहुंच रहा है जिससे सूरो और चिंती पहुंच कर गई थी। तो वो जोर से बोलती है, ये सूखा नया तौलिया लिया आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते? अभी तो सूरो और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पहुँच कर गई है। वसंत, वो एकदम से घबरा जाता है और परंतु नया मधु, नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। वसंत, ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वास्तव में दोनों तौलिए साफ है। मुझे मधु, जी साफ है, जरा आंख खोल कर देखिए, गीले और सूखे। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया तो। ऐसे बोलकर वो हंसने लगता है ताकि वो अपनी इस बात को भूल जाए। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक है नहीं है, और अगर ऐनक हो तो आप कौन सा देखते हैं। मुंह फुलाकर वो बैठ जाती है। वसंत, ये तुमने फिर मुंह लटका लिया और नाराज हो गई। मधु, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। यानी इनकी इस नोक झोंक पर हम क्या समझ रहे हैं कि इनके जो स्वभाव की चीज़ें हैं वो चुटपुट चीज़ें इनमें चलती रहेगी, लेकिन हम इस चीज़ को समझ गए कि जीवन में बाह्य तड़क भड़क नहीं होनी चाहिए, अंतर की दृढ़ता। यानी जिस सफाई को हम सफाई कह रहे हैं वो सफाई हमें हमारे अंतर मन में शामिल करनी चाहिए। जब अंतर से दृढ़ होगा मन तो किसी प्रकार के रोग हमें नहीं घेरेंगे, और जब हम रोगों से ग्रसित नहीं होंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी, तो वो सफाई स्वतः ही हमारे लिए हमारे अंतर की दृढ़ता बन जाएगी। हमें बाह्य तड़क भड़क, इस तौलिए से हाथ नहीं पोंछना, वो नहीं रखना, ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी, ये जो बाहरी वातावरण है, इस बाहरी वातावरण की बजाय हमें हमारे अंतर मन को दृढ़ रखना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हम हमारी पसंद में शामिल नहीं करें, जरूरी नहीं है हम हर चीज़ से घृणा करें। घृणा हम जीवन में नहीं कर सकते, हर चीज़ से नहीं करनी भी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हर एक जीवन हमारे चीज़ें जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा बनती है, तो हम उनसे घृणा नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी पसंद हो। गंदगी को पसंद थोड़ी करते हैं, तो उसे हमें हमारे अंतर्मन से हमें दृढ़ होना चाहिए।
तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं, स्वच्छता बुरी नहीं है, पर तुम जो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो उससे मुझे चिढ़ है। ये बात किसने कही थी? वसंत ने। सुरु और चिंती कौन थी? ये दोनों मधु की सहेलियां थी। उशी और निम्मो से चिढ़ कैसे थी? क्यों? क्योंकि उशी और जो निम्मो है वो बोलती बहुत थी, तो उसको उससे चिढ़ थी। उनको रहना, उनका हंसना, ये बोलना, मधु को उनसे चिढ़ थी। वसंत मधु की नोकझोंक के दरमियान फोन पर साहब ने वसंत को क्या आदेश दिया कि उसे बनारस जाना है। सुरु और चिंती दिल्ली में कहाँ ठहरी थी? सुरु और चिंती अपने चाचा के यहाँ ठहरी थी, कनॉट प्लेस पर। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर तक करने हैं आपको। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, आपको निबंधात्मक क्वेश्चन तक यहाँ तक इनके करने हैं। ठीक है, इसमें वही जीवन है, वही क्वेश्चन है जो अपन ने पढ़ा था कि जीवन का भेद जो है वो बाह्य तड़क भड़क में नहीं जबकि अंतर की दृढ़ता में है। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला आपका निबंधात्मक, ये उसी क्वेश्चन के टाइप से है, तो वो क्वेश्चन आपको करना है यहीं तक। ठीक है ना, ये वसंत निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ तक आपको करने हैं। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन कल।